हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के अम्ल क्षारक एवं लवण के लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर के साथ। तो पहला प्रश्न है हमारा, अम्ल किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4 आदि। HCl का मतलब होता है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हमेशा पूछता है। क्षारक क्या है? उत्तर हो जाएगा, क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है, इसका जलीय विलयन हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, CuO अर्थात कॉपर ऑक्साइड और CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड तथा CaOH आदि। CaOH का मतलब होता है बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, लवण किसे कहते हैं? तो लवण वे पदार्थ होते हैं जो लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होते हैं, धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनाते हैं। जैसे मान लीजिए Zn हमारा एक धातु हो गया और HCl जो है यह अम्ल है, तो Zn प्लस 2HCl की अगर मात्रा से अभिक्रिया कराएंगे तो ZnCl प्लस H2 प्राप्त होता है, अर्थात जिंक क्लोराइड, मतलब यह एक प्रकार का लवण है। अगर हम पोटेशियम की अभिक्रिया HSO से कराते हैं तो हमको मिलता है H2SO4 प्लस H2, अर्थात H2SO4 का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। शुष्क अम्ल HCl विद्युत का चालन नहीं करता है। शुष्क अवस्था में HCl हाइड्रोजन प्लस आयन विमुक्त नहीं करता है। जो ही अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह हाइड्रोजन प्लस आयन विमुक्त करने लगता है। अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। हाइड्रोजन प्लस आयन के चलते जल से विद्युत धारा बहती है, जल विद्युत का चालन करने लगता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय और भाष्मीय मूलक क्या है? उदाहरण के साथ समझाएं। तो सबसे पहले देख लीजिए, लवण दो आयनों से मिलकर बनते हैं। लवण दो आयनों से मिलकर बनते हैं, उनमें से एक धनायन होता है और दूसरा ऋणायन होता है। धनायन भस्म से प्राप्त होता है और ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कभी कभी पूछ देता है कि धनायन किससे प्राप्त होता है, तो आप याद रखिएगा, धनायन भस्म से अर्थात क्षार से प्राप्त होता है और ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है। भस्म से प्राप्त आयन को भाष्मीय मूलक तथा अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के बनने से Na+ अर्थात भाष्मीय मूलक है जो, और क्लोरीन यह एक अम्लीय मूलक है, आपस में संयोग कर NaCl एक प्रकार का जो लवण है उसको बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड को। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात NaHCO3 के दो उपयोग लिखें। उत्तर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो उपयोग इस प्रकार हैं। सोडा अम्ल अग्निशमन में प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट एंटासिड के एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्लता की जो अधिकता होती है उसको उदासीन करके राहत पहुंचाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, जो लोग के पेट में गैस बन जाता है तो उनको एसिड खाने की सलाह दी जाती है। जैसे नींबू कहा जाता है, नींबू में पानी मिलाकर पी लेने से थोड़ा उनको आराम मिलता है, क्योंकि नींबू पानी में अम्ल की मात्रा होती है और जो अंदर जो क्षारीय पदार्थ है उससे पेट को उदासीन करके वो शांत करा देता है। अगला प्रश्न है, लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन उदासीन होता है और यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेट्रोनिया और जेरेनिया जैसे कई फूलों की रंगीन जो पंखुड़ियाँ होती है किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती है। इसे अम्ल क्षार सूचक अथवा सूचक भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? एक बार और सुन लीजिए प्रश्न को, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखा जाता है? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार परीक्षा में पूछता है। तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही में अम्लीय गुण होता है और दही खट्टा भी होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया अर्थात दही में जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसके फलस्वरूप धातु के लवण बन जाते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। दही में जैसे कि अगर तांबे के रखते हैं तो तांबे को कापर बोला जाता है और यह कापर लवण बना लेता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जिसके कारण इसका स्वाद बदल जाता है। तो आप किसी भी खट्टे पदार्थ को पीतल या तांबे के बर्तनों में नहीं ही रखना चाहिए, और आप देखे भी नहीं होंगे किसी को रखते हुए, तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें। अगला प्रश्न है, केक या पाव रोटी बनने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ध्यान दीजिएगा, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। एग्जाम्पल है NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन, ये बनाता है आपका CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अम्ल का सोडियम लवण। अब समझिए इसको, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक फूल जाता है तथा इससे वह मुलायम और स्पंजी भी हो जाता है। तो किसके कारण फूलता है केक या कोई भी पावरोटी? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण केक या पावरोटी फूल जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा इससे सावधानी बरतें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखें। उत्तर हो जाएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है अर्थात विरंजक चूर्ण बनता है। CaOH अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 की अभिक्रिया कराने से CaOCl2 प्लस H2 प्राप्त होता है अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। इसके उपयोग हैं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए अर्थात लॉन्ड्री में जिस कपड़े की रंगाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में भी इसका हम उपयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। अगला प्रश्न है, और इसका उत्तर नहीं दिया, अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग को लिखिए। उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड के निम्नलिखित उपयोग हैं। हो जाएगा, इस्पात की सफाई करने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधियों के निर्माण में एवं सौंदर्य प्रसाधन में। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोगों को लिखिए। उत्तर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निम्नलिखित उपयोग हैं। निम्नलिखित का मतलब है, निम्न मतलब नीचे और अंकित मतलब चिन्हित किया गया है। जैसे पहला है, धातुओं से ग्रीज हटाने में प्रयुक्त होता है, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, अपमार्जक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है और कागज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है तथा कृत्रिम फाइबर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेंघा रोग होता है। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइज्ड नमक बन जाता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी नमक का पैकेट बंद पैकेट अगर बरसात में घुल जाता है तो उसमें आयोडीन की अच्छी मात्रा नहीं होती है और उसमें मैग्नीशियम मिला होता है। इसलिए आप वैसे नमक की खरीदारी करें जो बरसात के दिनों में नहीं घुलता हो। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के शुष्क क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभाव को लिखे। उत्तर हो जाएगा, एक शुष्क प्रणाली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेकर स्प्रिट लैंप पर गर्म कीजिए। गर्म करने पर इसका नीला रंग प्राप्त हो जाता है और यह श्वेत हो जाता है। प्रणाली की दीवार पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। क्रिस्टल में 5 अणु जल होते हैं। जल के हटने पर क्रिस्टल रंगीन अर्थात श्वेत हो जाता है। अगर इस श्वेत पदार्थ पर पुनः जल की बूंदें डाली जाए तो इसका रंग पुनः नीला हो जाता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जल के अणु वर्तमान रहते हैं, अतः इसका रंग नीला होता है। यह एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है जिसका प्रैक्टिकल आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, एक उदाहरण देखें। ये भी फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न लाए हैं सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ये और इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसका उत्तर जानते हैं। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो NaCl प्लस H2O प्राप्त होता है, और NaCl एक लवण है, ठीक है, और ये अभिक्रिया को उदासीन कर देता है। अगला प्रश्न है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। देखते हैं फ्रेंड, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका इस प्रकार है। पहला, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जठर ग्रंथियों से हमेशा स्रावित होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। फ्रेंड्स, जब भी आप खाना खाते हैं तो यही जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वही हमारे खाना को पचाने में सहायक होता है। अगर कभी कभी आप लोग देखे होंगे, अगर आप खाना ज़्यादा लेट से करते हैं तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। यही कारण है कि आपके पेट में भोजन नहीं रहता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जठर ग्रंथि से स्रावित होकर आपके पेट पर अटैक करता है, जिसके कारण आपको जलन या दर्द महसूस होता है। इसलिए आप टाइम पर हमेशा खाना भी खा लिया करें। यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं की अक्रियाशीलता को नष्ट कर देता है और यह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली भी होता है। यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है, उसको तोड़ करके कई पार्ट में पचाता है। अगला प्रश्न है, अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक का नामालेख कीजिए, इसको कैसे निर्मित करते हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। सब ये आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। उसमें भी आप लिख सकते हैं कि अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से ही मूर्ति भी बनती है। इसे रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका अणु सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। आप हमेशा इसे याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हमेशा पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र क्या है, तो आप याद रखिएगा CaSO4 × ½ H2O। इसे भट्टी में जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग हैं। उत्तर हो जाएगा, व्यंजक चूर्ण के निम्न महत्वपूर्ण उपयोग हैं। पहला, इसे सूती कपड़े, लिनन और लकड़ी के गुद्दे में उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, पीने योग्य पानी से हानिकारक जीवाणु के नाश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में यह प्रयुक्त होता है। न सिकुड़ने वाले ऊन की सहायता इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है, क्योंकि व्यंजक चूर्ण की सहायता से जिस ऊन का निर्माण होता है वो ऊन जल्दी सिकुड़ता नहीं है। प्रयोगशाला और उद्यमों में ऑक्सीकारक का कार्य भी करता है। अगला प्रश्न है, अम्लों के सामान्य गुण बताएं। तो अम्लों के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका घोल साबुन की घोल की तरह चिकना नहीं होता है, ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है। एग्जाम्पल आपको दिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, NaCl बना था और H2O बना था। अगला प्रश्न है, अम्लों की हमारे जीवन में हानियाँ लिखिए। उत्तर हो जाएगा, अम्लों की हमारे जीवन में हानियाँ इस प्रकार हैं। ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। सांद्र अम्ल त्वचा और कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे हमेशा न्यूज़ में कि कोई लड़का बदमाशी में किसी लड़के के फेस पर और अम्ल बिक देता है, जिसके कारण उसका चेहरा झुलस जाता है। तो ये त्वचा को बहुत ही ज़्यादा गंभीर क्षति पहुंचाता है। कुछ खाद्य पदार्थों को खराब भी कर देता है। अगला प्रश्न है, जैसे मान लीजिए अगर आप दूध में कोई भी अम्ल मिलाते हैं तो दूध जल्दी फट जाता है अर्थात तो खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्षारकों के सामान्य गुण लिखे। उत्तर हो जाएगा, क्षारकों के सामान्य गुण निम्न हैं।
क्षारक जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, ये साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा त्वचा को क्षति ये भी पहुंचाते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देते हैं। ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। ये फिनाइलफथेलीन के घोल को भी गुलाबी कर देते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण नमक NaCl की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है NaCl की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, अर्थात इस आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि NaCl की प्राप्ति बहुत जगहों से की जाती है। इसके बहुत सारे स्रोत हैं। तो साधारण नमक निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। पहला है समुद्री जल। तो जानते हैं समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त होता है। तो समुद्री जल में साधारण नमक की बहुत बड़ी मात्रा घुली हुई है। समुद्र जल से नमक की प्राप्ति लवण क्यारियक के माध्यम से होती है। सूर्य का जो ताप है और वायु की सहायता से समुद्री जल का वाष्पीकरण होता है, इससे नमक की प्राप्ति होती है। इस नमक में MgCl2 अर्थात मैग्नीशियम क्लोराइड, MgSO4 अर्थात मैग्नीशियम सल्फेट जैसी अनेक अशुद्धियाँ मिली जाती है। इन अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध नमक को प्राप्त किया जाता है। और अगला जो है खनिज नमक। संसार के अनेक भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है। यह खनिज लवण का बना होता है। जब युगों पहले समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था तो इस नमक का खनन उसी प्रकार होता है जैसे कोयले के लिए जिस प्रकार खनन किया जाता है कोयला प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार नमक को भी प्राप्त करने के लिए खनन किया जाता है। इसकी मंडी है जो हिमाचल प्रदेश में है, खेवड़ा है एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान में है। ऐसे अनेक जगह हैं जहाँ पर नमक प्राप्त किया जाता है और यहाँ पर नमक उपलब्ध हैं। अशुद्धियों के कारण यह नमक प्रायः भूरे रंग का होता है। कभी कभी भूमि तल की गहराई से जल को घोलकर पंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। अगला है झील से भी हम नमक को प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान की सांभर जो झील है और अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक, रूस की लेक एल्टन आदि से भी नमक प्राप्त किया जाता है। इसे जल के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा तथा बेकिंग सोडे के दो प्रमुख उपयोग बताइए। उत्तर हो जाएगा धोवन सोडे के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, और दूसरा होता है कांच, साबुन, पेपर तथा बोराक्स और कास्टिक सोडा इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण यौगिक के उत्पादन के लिए धावन सोडा तथा बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। बेकिंग सोडा के उपयोग, वो धावन सोडा का उपयोग था, अब जानते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग। एंटासिड का एक संघटक क्षारीय होने के कारण अम्ल के आधिक्य को उदासीन कर देता है। यह खाद्य एवं पेय पदार्थ के योज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। बेकिंग चूर्ण में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल या इस जैसा एक अम्ल होता है। जब बेकिंग चूर्ण को गर्म करते हैं तो इसमें विद्यमान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं सोडियम कार्बोनेट प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाध्य करके ब्रेड एवं केक फूल जाते हैं। पहले हम बता दिए ब्रेड और केक क्यों फूलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। उत्तर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्नलिखित है। पहला, इसे साँचे, खिलौने, सिमेरिक बर्तन आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। सजावटी सामान, मूर्तियाँ आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अस्पतालों में अस्थि विभाग अर्थात हड्डियों की जांच में और हड्डियों को प्लास्टर करने में तथा दंत विभाग के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है और टूटे हुए दांत के स्थान पर नकली दांत लगाने में भी एक साँचा बनाने का काम करता है। भवनों की दीवारों पर छतों को समतल करने और उन पर डिजाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशमन संबंधी सामग्री इससे तैयार की जाती है। प्रयोगशालाओं में गैसों का रिसाव इससे रोका जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।